कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। मेरा नाम है गणेश और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं तेज सिविल के करंट अफेयर चैनल पर। इस वीडियो में हम 10 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको तेज सिविल के ऐप पर और तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून मंथ के जो करंट अफेयर मैगजीन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी गई है, जो कि आरपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार जो है तैयार की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन और उससे रिलेटेड न्यूज की ओर। पहली न्यूज है, वर्ष 2024 में वैश्विक जैव ईंधन खपत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल बायोफ्यूल कंजम्पशन इन 2024। भारत वर्ष 2024 में जैव ईंधन की खपत के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। सेकेंड स्टेटमेंट है, चीन वर्ष 2024 में जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता था। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक ना ही दो। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है केवल एक। चलिए देखते हैं। न्यूज देखने से पहले अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं बायोफ्यूल्स के बारे में, तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स है, ट्रेडिशनल ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल, उनका एक ऑल्टरनेटिव है, एक विकल्प है। इसके स्रोत क्या है? कौन से सोर्सेज है बायोफ्यूल्स के? कहां से जो है इसको प्राप्त किया जाता है? तो कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स है जैसे सुगर केन हुआ, जेट्रोफा हुआ, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर एल्गी होती है। इन सब सोर्सेज से बायोफ्यूल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज को। भारत ने 2024 में जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल खपत में वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और लगातार दूसरी बार चीन को पीछे छोड़ा। ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है, ये विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा से लिया गया है, जिसे एनर्जी इंस्टीट्यूट, केयरनी और केपीएमजी इन द्वारा जो है रिलीज किया गया था। अगर जैव ईंधन की खपत की बात करें 2024 में भारत द्वारा, तो 40% की वार्षिक वृद्धि हुई है, यानी कि 77,000 बैरल तेल समतुल्य प्रतिदिन, यानी कि किलो बैरल ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। अगर अपन 2014 से 2024 के बीच की बात करें, तो भारत ने जैव ईंधन के खपत में 31.8% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हासिल की है। अगर अपन वैश्विक स्तर पर बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबली जो जैव ईंधन की मांग में 3% की वार्षिक वृद्धि हुई है, और यूएसए जो है 2024 में जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता, यानी कि प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा यूएसए करता है, कंज्यूम भी सबसे ज्यादा यूएसए करता है। ये आप देख सकते हो, शीर्ष 5 जैव ईंधन उपभोक्ता, पहले पर कौन है? यूएसए, 856 किलो बैरल ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे पे इंडोनेशिया और चौथे पर है भारत, पांचवें पर है चीन। अगर वैश्विक खपत में योगदान की बात करें, तो यूएसए, ब्राजील और यूरोप तीनों मिलकर लगभग वैश्विक यानी ग्लोबल स्तर पर 75% जो है हिस्सा देते हैं कंजम्पशन में, खपत में। और एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया लगभग 63% योगदान देते हैं। अगर भारत में जैव ईंधन उत्पादन की बात करें, तो 2024 में भारत का जैव ईंधन उत्पादन 27% रहा, 27% वार्षिक वृद्धि हुई, और 2014 से उत्पादन में 30.4% की एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रही। ठीक है, इसके अलावा अगर बायोफ्यूल के बारे में और बात करें, तो राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने बायोफ्यूल रूल जो है बनाए थे। कब बनाई थी भारत ने ये पॉलिसी बायोफ्यूल रूल की? 2019 में। अगर नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर अगर बायोफ्यूल पॉलिसी की बात करें, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में।
अगर बायोफ्यूल डे की मैं बात करूं तो कब मनाया जाता है? बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है। अगर राजस्थान के बायोफ्यूल रूल की बात करें 2019 जो मैंने बताया, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो डेट है एग्जैक्ट 30 अप्रैल 2019। तो ये चीजें बायोफ्यूल से संबंधित अपन को ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। निम्नलिखित में से कौन से दो देश जुलाई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऋण लेने वाले सदस्यों के रूप में आधिकारिक रूप से शामिल हुए? यानी कि Which two countries officially joined New Development Bank? कोलंबिया उज्बेकिस्तान, उरुग्वे मिस्र, अल्जीरिया बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ये बाकी सारे जो देश है उरुग्वे को छोड़ के, अल्जीरिया, मिस्र, बांग्लादेश और यूएई पिछले साल एनडीबी के स्थायी सदस्य बन गए थे, और उरुग्वे जो है एनडीबी का भी एक अस्थायी सदस्य के रूप में है। ठीक है, देखते हैं न्यूज। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए, जिससे कि संख्या कितनी बढ़ गई एनडीबी की? टोटल 11। तो आपको ये नाम याद रखने हैं और संख्या ध्यान में रखनी है। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे ब्रिक्स देशों ने जो है इसका गठन किया था। ठीक है, और एनडीबी के अध्यक्ष की बात करें तो दिल्मा रूसेफ है, ये भी ध्यान में रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन आ जाए कि एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि यूएन के महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो ग्यूटेरस। अपन ने ये देखा यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्ष कौन है? एनालिना बेयरबॉक। अपन ने देखा एआईआईबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जो जियाई। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखना। अगर वर्तमान एनडीबी सदस्य देशों की बात करें तो स्थायी सदस्य कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा स्थायी यानी कि ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, सबसे पहले इनके द्वारा जो है गठन किया गया था। उसके बाद बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान अभी अन्य सदस्य बन गए, और संभावित सदस्य के रूप में उरुग्वे है, यानी कि वो अभी तो सदस्य नहीं है लेकिन भविष्य में सदस्य जो है बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत का पहला लॉन्गिट्यूडनल दीर्घकालिक नेशनल बायोबैंक कहां उद्घाटित किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल नेशनल बायोबैंक इनॉग्रेटेड? CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि जीनोमिक्स एवं इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है CSIR जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान। न्यूज देखते हैं अपन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया गया। ये भारत का क्या है? पहला दीर्घकालिक यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्वास्थ्य डेटाबेस है। अगर मैं बात करूं कि दीर्घकालिक यानी कि लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस क्या होता है, तो किसी भी पेशेंट, जो भी पेशेंट है, उसकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है उसे लंबे समय तक ट्रैक किया जाता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डेटाबेस। ठीक है, तो ये भारत का पहला ऐसा डेटाबेस है लॉन्गिट्यूडनल। अगर इस पहल की बात करें तो यूके के बायोबैंक से ये प्रेरित है। अगर कुछ और बायोबैंक के बारे में बात करें तो ये रोगों का प्रारंभिक निदान यानी कि डायग्नोसिस के लिए काम आएगा, व्यक्तिगत उपचार के लिए काम आएगा, और जो जीन और पर्यावरण यानी कि जीन और एनवायरनमेंट के बीच में जो अंतरक्रियाएं होती है उनके अध्ययन में काम आएगा। ये पहल फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट का एक भाग है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के प्रथम संस्करण का आयोजन कहां किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी खेल परिसर न्यू दिल्ली, श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलोर, या अहमदाबाद गुजरात। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलोर।
अब अगर अपन दूसरे ऑप्शंस की बात करें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, तो यहां पर सितंबर अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जो कि भारत में पहली बार होगी। और इसका रिसेंटली लोगो और जो मैस्कॉट होता है, मैस्कॉट का नाम था विराज, उसका भी जो है अनावरण किया गया था। किसका? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। इसके अलावा अगर इंदिरा गांधी खेल परिसर न्यू दिल्ली की बात करें, तो यहां पर दूसरा एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई थी, योगासन के बारे में। और इसमें अगर मेडल्स की बात करें तो ये जरा ध्यान में रखना कि इंडिया ने टॉप किया था, ठीक है, और टोटल 87 मेडल्स जीते थे। अगर मैं अहमदाबाद गुजरात की बात करूं, तो यहां पर भारत 44 साल के बाद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन करेगी, यानी कि जो भारोत्तोलन होती है उसकी चैंपियनशिप का आयोजन करेगी। अब देखते हैं न्यूज। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के उद्घाटन संस्करण में स्वर्ण पदक जीता। कहां पर हुआ ये? कर्नाटक स्थित श्री कांतेरवा स्टेडियम में। यह प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक गोल्ड लेवल की एक प्रतियोगिता है और भारत में आयोजित पहली ऐसी प्रतियोगिता है, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड लेवल के जो एथलीट है, जेवलिन थ्रोअर है, उन्होंने भाग लिया। इसका आयोजन अगर बात करें तो ये संयुक्त रूप से नीरज चोपड़ा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा किया गया। इसमें टोटल अगर पार्टिसिपेंट की बात करूं, टोटल 12 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, जिसमें से 5 भारतीय और 7 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे। स्वर्ण पदक की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता 86.18 मीटर का थ्रो फेंक कर। रजत पदक की बात करें तो केन्या के जूलियस येगो ने रजत पदक जीता और कांस्य पदक श्रीलंका के रूमेश पथिराजे ने जीता। अगर कुछ एब्सेंटीज की बात करें, अनुपस्थितियों की, तो एंडरसन पीटर्स और किशोर जेना, ये दोनों चोट की वजह से अनुपस्थित थे और पाकिस्तान के अरशद नदीम जो है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप पर जो है फोकस की वजह से इसमें भाग नहीं लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। वर्ष 2025 में स्टॉप डायरिया अभियान राजस्थान की समयावधि क्या है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्टॉप डायरिया कैंपेन राजस्थान इन 2025? 15 जून से 30 जुलाई, 1 जुलाई से 15 अगस्त, 1 अगस्त से 15 सितंबर या 1 मई से 30 जून? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है 1 जुलाई से 15 अगस्त। अगर अपन कुछ और अभियान के बारे में बात करें तो एक अभियान आपनो गांव साफ सुथरो, ये कल भी अपन ने बात की थी। इसकी शुरुआत कहां की गई? कोटा में, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान, जनजाति ग्राम अभियान, इसकी शुरुआत कहां की गई? तो इसकी की गई उदयपुर में। इसके अलावा अगर देखें तो हर घर विज्ञान व नवाचार, हर घर विज्ञान व नवाचार, इस कैंपेन की शुरुआत कहां की गई? तो इसकी की गई उदयपुर में, ठीक है। अगर देखें ऑपरेशन नशा विहान, एक ऑपरेशन शुरू किया गया नशा विहान, कहां पर? तो ये जोधपुर में, जोधपुर पुलिस द्वारा, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा एक और कैंपेन शुरू किया गया, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान, और ये कहां पर किया गया? ये किया गया बाड़मेर में। ये सारे अभियान आपको ध्यान होने चाहिए कि कहां से शुरू किए गई, अगर समयावधि अगर उसमें है तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अगर नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ अभियान की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और इसकी समयावधि है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025, ठीक है। ये पूरे भारत में लागू किया जाएगा।
अब देखते हैं न्यूज। डायरिया रोकथाम अभियान राजस्थान। यह अभियान पूरे राजस्थान में 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चलाया जाएगा। इसे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। और जो ये कैंपेन है, ये जो नेशनल स्तर पर जो कैंपेन चल रहा है स्टॉप डायरिया अभियान, उसी का एक अनुरूप है। और अगर विशेष रूप से देखें कि ये कैंपेन किस पे फोकस करेगा, तो 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन पर ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो शहरी झुग्गियों में और प्रदूषित जल स्रोतों के आसपास रहते हैं। अगर उद्देश्य की बात करें तो अभी अपन ने देखा कि जो शिशु होते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनकी मृत्यु दर को कम करने, जो कि अभी के समय 4.1% है। इसके अलावा स्वच्छ जल का उपयोग करने का प्रमोट करना, सामुदायिक स्वच्छता को प्रमोट करना, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और जिंक सप्लीमेंट के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज जो है इस कैंपेन के अंडर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां चलाई जाएगी, समुदाय आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ORS और जिंक किटों का वितरण भी किया जाएगा। अगर इस अभियान के स्लोगन की बात करें, तो क्या स्लोगन है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS में रखे अपना ध्यान। डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान। डायरिया प्रिवेंशन, क्लीनलीनेस एंड फोकस ऑन ORS। तो ये थी आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे रिलेटेड MCQs। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।